वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? काइंडली बताइए। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो कल हमने जहाँ अपना लेक्चर छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। आ, हमने इस सवाल पर छोड़ा था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है। ठीक है, सो यहीं से हम जो है अपना लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर दो टर्म यूज हुई हैं, एक स्क्वायर की और एक पेंटागन की। सो मैं हम यही डिस्कस कर रहे थे कि स्क्वायर शेप क्या होती है, पेंटागन शेप क्या होती है ना। सो स्क्वायर शेप ऐसी शेप होती है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है। और पेंटागन ऐसी शेप होती है जिसके अंदर 5 एंगल बने हैं। उसमें लाजमी नहीं है कि जो है उसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल हों। ठीक है। सो अगेन हम अपनी वर्ड प्रॉब्लम पे जाएंगे। मैं यहाँ एक अज्यूम करवा देता हूँ, जैसे कि ये शेप मैंने एक बनाई है, इसको आप स्क्वायर कंसीडर करें। ठीक है। और एक और शेप मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ जो कि एज अ पेंटागन हम उसको कंसीडर करेंगे। ठीक है। पेंटागन बेसिकली जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है कि 5 एंगल वाली शेप ना। तो ऐसी शेप जिसमें 5 एंगल होते हो। ठीक है। सो आपसे ये इसकी इनकी डेफिनेशन का एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। बहरहाल, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। अब लेंथ ऑफ ईच साइड कह रहा है, किसी एक स्क्वायर शेप है जिसकी जो लेंथ है, यानी ये एक साइड की जो लेंथ है, इज 3 मोर देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। कि अगर हम ये जो रेगुलर पेंटागन इसको कंसीडर करते हैं तो इसकी जो साइड साइड की लेंथ है उससे 3 जो है वो ज्यादा है स्क्वायर की लेंथ। सो उसने ये बात कही है क्वेश्चन के स्टेटमेंट में। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड पेंटागन आर इक्वल। अब पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है बेसिकली सम ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप। मिसाल के तौर पे अगर ये स्क्वायर शेप है, मैं अगर इसकी साइड की लेंथ 2 कंसीडर करूं, तो मैं यहाँ से शुरू होऊंगा और इस लेंथ को ऐड करूं, इस लेंथ को भी ऐड करूं, फिर थर्ड साइड की लेंथ को भी ऐड करूं, फोर्थ साइड की लेंथ को भी ऐड करूं, तो इसका जो सम होगा वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है। सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ द लेंथ, ऑल लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पेरीमीटर। ठीक है। तो पेरीमीटर की डेफिनेशन ये है। सो अब हम अगेन चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और इसी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए इसकी एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। ठीक है। हाँ, अब हम कंसीडर करते हैं, सोल्यूशन में आते हैं इसी क्वेश्चन के। लेट एक्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द पेंटागन। अगर पेंटागन की हर साइज की जो लेंथ है। हाँ ज्ञानचंद, आपको एनीवन एल्स जिसको मेरी आवाज का इशू हो रहा है? हाँ, अब हम कंसीडर करेंगे जो पेंटागन है उसकी लेंथ को हमने एक्स कंसीडर कर लिया, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अगर पेंटागन की साइड की लेंथ एक्स है तो स्क्वायर की साइड की लेंथ क्या हो जाएगी? x+3। क्योंकि स्टेटमेंट में कह रहा है कि स्क्वायर की जो साइड की लेंथ है वो 3 मोर है पेंटागन की साइड की लेंथ से। ठीक है। अब पेरीमीटर मैंने क्या बताया आपको कि जितनी भी साइड्स हैं किसी भी शेप की उसका सम होता है। अगर एक्स लेंथ है ईच साइड ऑफ पेंटागन, तो हमें पता है पेंटागन की 5 साइड्स हैं, तो हम 5 टाइम्स उसको ऐड करेंगे तो 5x हो जाएगा, x1 + x2 x3। 5 टाइम्स हम x को ऐड करेंगे तो पेरीमीटर जो है पेंटागन का 5 हो जाएगा। सिमिलरली स्क्वायर की अगर हम बात करें तो स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो x+3 एक साइड की लेंथ है, तो हम उसको 4 टाइम्स ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है उसका पेरीमीटर आएगा। सिंपल। इसी हिसाब से हमने इक्वेशन बनाई है और इक्वेशन में ये कहा गया है कि दोनों के पैरामीटर्स जो हैं वो इक्वल हैं। दैट इज व्हाई वी आर इक्वेटिंग 5x इज इक्वल टू 4 × x+3। ठीक है। जब हमने ये कर लिया तो हम सिंपली अब इसको सोल्व करेंगे। 4x मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई होगा x से, फिर x 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। सो 4x+12, यहाँ पर एक 5x इज इक्वल टू 4x+12। और सिंपली जब आप इसके इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू 12 आएगा। सो इसका आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो सी ही होगा। आई थिंक किसी ने इसका जवाब भी दिया था कि आंसर सी है। सो एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? अगर आपको है तो काइंडली बताएं, अदरवाइज वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसकी इक्वेशन बनाने में किसी को कोई इशू हुआ है? क्योंकि मेन, अगेन आपको से बार बार कहूंगा कि मेन चीज वर्ड प्रॉब्लम में है इक्वेशन बनाना। ओके नवीद, एनीवन एल्स जिसको कोई इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो? रिपीट अगेन सर।
ओके नवीन, मैं इसको जल्दी से रिपीट करता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें, एक तो आपको स्क्वायर शेप का पता होना चाहिए और आपको पेंटागन शेप का पता होना चाहिए कि स्क्वायर शेप की 4 साइड्स होती हैं और इक्वल होती हैं, पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं और लाजमी नहीं है वो इक्वल हो। ठीक है। उसके बाद आपको पेरीमीटर का पता होना चाहिए। पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी शेप होता है। ठीक है। उनकी लेंथ का अगर आप सम कर लोगे हर साइड की तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ऑब्वियसली अब आगे कंडीशन ये गिवन है, जो अगर पेंटागन की साइज जो भी है, उसकी लेंथ से जो है उसकी साइड की जो भी है उससे अगर स्क्वायर की साइड की लेंथ अगर आप माप कर मेजर करेंगे तो उसमें +3 आप ऐड करेंगे। 3 मोर देन है स्क्वायर की साइड की लेंथ एज कंपेयर टू पेंटागन की साइड की लेंथ। तो उसी को हमने आगे कंटिन्यू किया इसी स्टेटमेंट को। तो हमने कंसीडर किया लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ पेंटागन इज x, देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज x+3 ऑब्वियसली। ठीक है। अब हमने स्टेटमेंट में है कि इन दोनों के पैरामीटर्स इक्वल हैं, तो हमने पहले पेंटागन के पैरामीटर फाइंड किया जो कि 5x होगा, क्योंकि हम 5 टाइम x ऐड करेंगे। और इसी तरह x+3 इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो स्क्वायर की 4 साइड होती हैं, तो हम चार चार बार जो है x+3 को ऐड करेंगे, तो इससे हमें पैरामीटर मिल जाएगा। तो 4 टाइम्स x+3 इज इक्वल टू 5x, और देन सिंपली हमने इसको सोल्व किया है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। एनीवन एल्स जिसको कोई सवाल पूछना है इस क्वेश्चन में? ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस सवाल की तरफ अगर आप आए। ओके, अ फंडरेजर एज अ फंडरेजर द स्कूल वाज सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ कैंडी। अब यहाँ पर मेन चीज जो आप वर्ड प्रॉब्लम में देखेंगे, आप एज फंड रेजर, ये आपके किसी काम का नहीं है। इस तरह से वर्ड प्रॉब्लम में ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन होती है। अब आपको अगर इसका मतलब नहीं भी पता तो आपने इसको सिंपली इग्नोर करना है। अब मेन चीज क्या होती है, आप जो इम्पोर्टेंट डेटा होगा वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है, तो उसको आपने गैदर करना और उससे इक्वेशन बनानी है। मिसाल के तौर पे द स्कूल बैंड वाज सेलिंग 2 टाइप्स ऑफ कैंडीज, lollipops for 40 cents each and chocolate bars for 75 cents। अब यहाँ पे दो कैंडी की टाइप्स हैं, एक है लॉलीपॉप, दूसरा है चॉकलेट। लॉलीपॉप्स की कीमत जो है वो 40 सेंट्स है। अच्छा, सेंट में आपको बता दूं अगर किसी को नहीं पता, तो सेंट जिस तरह हमारा 1 रुपया होता है, 1 रुपये में 100 पैसा होते हैं, मतलब पैसे होते हैं। ठीक है, 10 पैसे, 20 पैसे। इसी तरह जो डॉलर होता है उसके अंदर 100 सेंट्स होते हैं। ठीक है। सो 40 सेंट्स की लॉलीपॉप्स की कीमत है और चॉकलेट बार्स जो है उसकी कीमत है 75 सेंट्स। वन मंडे, अब एक मंडे दे सोल्ड 150 कैंडीज एंड रेज्ड $74। अब ये कह रहा है कि उन्होंने 150 कैंडीज जो है ना वो बेची हैं, और जिससे उन्होंने जो पैसे उनको मिले हैं वो $74 हैं। सो अब वो सवाल पूछ रहा है हाउ मेनी लॉलीपॉप्स डिड दे सेल। यानी 170 कैंडीज हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली चॉकलेट बार्स भी हैं और लॉलीपॉप्स भी हैं। तो अब हमने इस क्वेश्चन को जो है ना वो आगे सोल्व करना है अपने हिसाब से, इसकी इक्वेशन बनानी है। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है कि ये जो 150 कैंडीज है इसमें लॉलीपॉप्स कितने सेल हुए हैं, और जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो $74 है। और हमें ये भी पता है कि लॉलीपॉप्स की कीमत है वो 40 सेंट्स है, और चॉकलेट बार्स की जो कीमत है वो 75 सेंट्स है ईच। अब इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ आए तो अगर हम ये कंसीडर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स में सबसे पहले किसी भी चीज को सोल्व करना तो आपने अज्यूम लाजमी करना है कि आप कहाँ से जो है ना अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लेट एक्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स सोल्ड। अगर एक्स जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जितने भी नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स जो है वो बिके हैं, तो टोटल 150 कैंडीज बिकी हैं, तो 150 माइनस एक्स ये शो करेगा कि इतने लॉलीपॉप्स जो है वो सोल्ड हुए हैं। ठीक है। वी मस्ट यूज द सेम यूनिट्स, सो वी कुड। अच्छा, अब हमें यूनिट सेम यूज करने हैं। मिसाल के तौर पे 75 सेंट्स जो है उसको आपने डॉलर में कन्वर्ट करके लिखना है, या आपने डॉलर को सेंट्स में कन्वर्ट करके लिखना है हमेशा। आप कोई भी सवाल अगर सोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो जो यूनिट है सॉल्यूशन का वो सेम होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है। सो वी कुड राइट 75 सेंट्स एस $0.75। यहाँ पे ये मिस्टेक होगी, ये $0.75 होगा यहाँ पर। और $75 को हम एज अ 7,400 सेंट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स अवॉइड द डेसिमल्स, डेसिमल को हम अवॉइड करेंगे
X chocolate sold for 75 X cents and lollipop sold for 40 cents, 150 minus X cents. So आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है? अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, अगर क्योंकि आपको यही क्लियर नहीं हुआ कि अभी हम बेसिक्स क्या डिस्कस किए हैं, तो आप आगे नहीं जो है ना वो उसको गेट कर पाएंगे। एनीवन एल्स जिसको ओके सना, रिपीट करते हैं इसको। आपको इतना समझ आया कि हमें करना क्या है? हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं, चॉकलेट बार्स एंड लॉलीपॉप्स। टोटल चॉकलेट बार्स की जो कीमत है वो 40 सेंट्स है और लॉलीपॉप्स की कीमत है वो, सॉरी, चॉकलेट बार्स की जो कीमत है वो 75 सेंट्स है और लॉलीपॉप्स की जो कीमत है वो 40 सेंट्स है। ठीक है, टोटल 150 जो है कैंडीज सोल्ड हुई हैं अभी तक, जिससे 74 जो है वो डॉलर हमने पैसे कमाए हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल ये है कि इसमें नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स कितने हैं। ठीक है, तो हम कंसीडर करते हैं एक्स नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर बीन सोल्ड। अगर 150 में से एक्स माइनस कर देंगे तो आपको जो नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स मिल जाएंगे। तो वही सॉल्व करने के लिए अब हम आगे चलते हैं कि जो $74 है इसको हम सेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कॉस्ट गिवन है, प्राइस गिवन है, वो सेंट्स में गिवन है। तो $74 को हमने सेंट्स में कन्वर्ट किया, जो कि 7,400 सेंट्स होंगे, क्योंकि $1 में 100 सेंट्स होते हैं तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7,400 सेंट्स इज इक्वल टू, अब 75 सेंट्स किसकी कीमत है? जो हमारे चॉकलेट बार्स हैं, चॉकलेट बार्स हमने कंसीडर किया है एक्स। तो 75 को अगर एक्स से मल्टीप्लाई कर दें 75 सेंट्स को, तो हमें उन वो कीमत मिल जाएगी जितने चॉकलेट बार्स सोल्ड हुए हैं, क्योंकि 7,400 जो सेंट्स है उसके अंदर चॉकलेट बार्स की कीमत भी है और लॉलीपॉप्स की कीमत भी है। तो हमने दोनों की कीमत का सम करना है। तो 75 सेंट्स इंटू एक्स प्लस 40 सेंट्स कीमत है लॉलीपॉप्स की। सो और हमें टोटल लॉलीपॉप्स कितने होंगे? 150 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स जो है वो चॉकलेट बार्स हैं, तो हमने वो यहाँ पर लिखा हुआ है और हमने 40 सेंट से उसको मल्टीप्लाई कराया हुआ है। तो ये एक इक्वेशन बन गई जिससे हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो रही है। तो इसी इक्वेशन को सोल्व करते हुए अब हम आगे जब इसको सोल्व करेंगे, तो जब 40 को 150 से हम मल्टीप्लाई करें और 75x यहाँ पर 40x माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 75x में से बचेंगे 35x। सॉरी, हम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, तो 7,400 सेंट्स यहाँ पर हैं। 75x 40 multiplied by 150 is equal to 6,000 and 40 multiplied by minus x is equal to minus का 40x। सिमिलरली यहाँ पर हमने 75x में से माइनस 40x किया तो 35x हमारे पास बचा और 6,000 एज इट इज है। तो ये सब इक्वेट होगा इसके साथ 7,400 के साथ। और सिमिलरली लीनियर इक्वेशन है तो इसको अब सोल्व करेंगे। 6,000 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे, वहां से माइनस कराएंगे, 1,400 बचेगा। 75x को 1,400 से डिवाइड कराएंगे तो x की कीमत हमारे पास 40 आएगी। और obviously this x is representing the number of chocolate bars and in question we are asked to find the number of lollipops. So 150 minus 40 अगर हम कर देंगे तो हमारे पास number of lollipops 110 हमें मिल जाएंगे। तो that is all about the explanation of this question। और इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो C होगा, 110। अगर आपको ये सवाल में कोई भी इशू आया है तो काइंडली एनीवन जो है वो पूछ सकता है, तो अदरवाइज हम आगे चलें। एनीवन एल्स जिसको ये सवाल समझ नहीं आया हो? अच्छा, इस सवाल में जो सीखने की चीजें हैं वो ये हैं कि जो नंबर ऑफ जो मतलब क्या बोलेंगे टाइप ऑफ वो है अपना यूनिट है, वो आपने हमेशा सेम रखनी है। अगर मैं इसको यहाँ पर जो कहाँ गया, ये कीमत ये सेंट्स में है और यहाँ पर मैं $74 अगर रख लूं, ठीक है, तो वो कभी भी इसके बराबर नहीं होंगे। अगर कीमत सेंट में है तो आप जो है सेंट में उसको इक्वेट करें, अदरवाइज आप ये 75 सेंट है इसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करके डॉलर्स में लिखेंगे, तब जाके वो इक्वेट होगा। ऑब्वियसली डेसिमल में करना जो है वो आपके लिए डिफिकल्ट होता है, तो हमेशा डेसिमल को अवॉइड किया करो और जितना हो सके उसको जो है मतलब पॉइंट्स को अवॉइड करके जो है ना एक्चुअल मतलब डिस्क्रीट टर्म में लिखा करो इक्वेशन बनाने के लिए। तलहा लास्ट में कहाँ से रिपीट करूं वो मुझे बताएं, इक्वेशन बनाने में या क्वेश्चन को समझाने में? अच्छा, समझाने में मैं अगेन रिपीट करता हूं कि आपने डेटा पहले देखना है।
डेटा के अंदर ये गिवन है कि 2 टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं, ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ कैंडीज हैं। मैं अगेन स्टेटमेंट की तरफ जा रहा हूँ, जो कि सेल की गई हैं, जिसमें लॉलीपॉप्स हैं और चॉकलेट बार्स हैं, ठीक है, चॉकलेट्स हैं। लॉलीपॉप्स की कीमत गिवन है 40 सेंट्स एंड चॉकलेट बार्स की जो कीमत है वो गिवन है 75 सेंट्स। टोटल जो कैंडीज बिकी हैं वो 150 है। अब इसके अंदर दोनों कैंडीज है, मतलब चॉकलेट्स भी है, लॉलीपॉप्स भी है। और जो हमने जो फंड रेज किया है, जो हमारे पास अमाउंट हमने गैदर किया है जिससे 150 कैंडीज सेल करने के बाद, वो है $75। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी लॉलीपॉप्स डिड दे सेल, मतलब इस 150 के अंदर कितनी लॉलीपॉप्स जो है वो सेल हुई हैं, ठीक है। सो अब हम जाते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। सो हमने कंसीडर किया जो एक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ चॉकलेट्स बार्स को, ठीक है। तो 150 में से अगर हम नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स निकाल देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स हमें मिल जाएंगे। तो 150 माइनस एक्स हमने इस कंसीडर कर लिया नंबर ऑफ लॉलीपॉप्स एंड एक्स इज कंसीडर्ड एज नंबर ऑफ चॉकलेट बार्स, ठीक है। वी मस्ट यूज द सेम यूनिट। अब सेम यूनिट मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो कीमत है, प्राइस ऑफ द कैंडी है, वो सेंट्स में गिवन है और जो अमाउंट हमने गेदर किया है वो डॉलर्स में किया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डॉलर्स हैं उसको सेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि डेसिमल से अवॉइड कर सकें। $1 में 100 सेंट्स होते हैं, ठीक है। ये भी आपका एक इनडायरेक्ट एक छोटा सा एमसीक्यूज है जो कि आपसे पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है। तो ये भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। तो 74 को हमने मल्टीप्लाई करा 100 से, टोटल सेंट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सेंट्स की कीमत क्या होगी, अब ये 7, यहाँ पर अगर आप देखें 7,400 सेंट्स आए हैं 75 सेंट्स की कीमत पे जब हमने चॉकलेट बेची हैं और 40 सेंट्स की कीमत पे जब हमने लॉलीपॉप्स बेचे हैं। तो हमने दोनों की कीमत को जो है वो ऐड किया है ताकि हम इसको इक्वेट कर सकें 7,400 सेंट से, जो कि $74 हैं, ठीक है। अगेन फिर आगे जो है वो सिंपल इक्वेशन सॉल्व हुई है। आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। ओके, शुड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? अगर इसके अलावा किसी और का हो सवाल? ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब ये भी एक अच्छा सवाल है यहाँ पर। ट्रेन ट्रेवल्स टू 25 किलोमीटर इन 3.5 आवर्स, ठीक है। एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रही है 225 किलोमीटर 3.5 घंटे में, 3.5 घंटे में। और वही ट्रेन ट्रेवल करती है 370 किलोमीटर 5 घंटे में, ठीक है। तो हमने एवरेज स्पीड बतानी है ट्रेन की, ठीक है। सो एवरेज कभी भी फाइंड करने का जो तरीका है वो यही है कि आप जितनी भी टर्म्स गिवन है उनको सम करेंगे, ठीक है, और उसको फिर पर्टिकुलर चीज से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे स्पीड की बात आ रही है तो हमने एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, हमने जो दोनों स्पीड्स, दोनों डिस्टेंस कवर्ड हुए हैं उनको ऐड करना होगा और डिवाइड कर देना होगा दोनों टाइम्स जो कवर, जो टाइम्स टेकन है दोनों, उनको ऐड करके उसको डिवाइड कर देना होगा। तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। आज मैं आपसे पीडीएफ भी शेयर करूंगा ग्रुप में, जो कि ट्रेन की स्पीड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उससे रिलेटेड होगा वर्ड प्रॉब्लम्स में, ठीक है। हाँ, तो अब इसी के सवाल की तरफ जाते हैं। हमने x1 डिस्टेंस कंसिडर किया है 225 किलोमीटर, x2 डिस्टेंस कंसिडर किया है 200 और 370 किलोमीटर। टाइम 1 हमें गिवन है 3.5 आवर्स एंड टाइम 2 गिवन है 5 आवर्स। तो सिंपली क्या करना है आपने, एवरेज स्पीड का फार्मूला आप देख लें यहाँ पर, x1 प्लस x2, ठीक है, डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। इसी तरह अगर आपके पास दो से ज्यादा डिस्टेंस गिवन है और दो से ज्यादा टाइम्स गिवन है तो आप सिंपली क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 या जितने भी गिवन है, ठीक है, और टाइम को भी इसी तरह ऐड कर लेंगे t1 प्लस t2 और देन यू हैव टू सिंपली डिवाइड देम, ठीक है। तो 225 8 प्लस 370 डिवाइडेड बाई 3.5 प्लस 5, अगर आप इसको कैलकुलेटर से या वैसे भी डिवाइड करेंगे तो आपको 70 किलोमीटर पर आवर जो है इसका वो मिल जाएगा सोल्यूशन। सो राइट, नवीद एंड अलीजा, सी इसका आंसर है, ठीक है। आई होप ये इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक वी शुड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर फिर भी किसी का कोई सवाल है तो अभी काइंडली पूछे 30 सेकेंड में, जिसको ये समझ नहीं आया हो क्वेश्चन। सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। ओके, चला, ओके विजय। अब हम अगेन एक और जो ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम में, जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी और थोड़ा सा ट्रिकी भी है,
ठीक है, तो इसको भी, इस पे भी ज्यादा थोड़ा ध्यान दें। अब इस स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें तो कह रहा है अ ट्रेन 100 मीटर्स लॉन्ग। अब यहाँ पर ट्रेन की जो लेंथ है वो भी गिवन है कि ट्रेन की जो लेंथ है वो 100 मीटर्स है, यानी ट्रेन को अपनी लेंथ को भी आगे ले जाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा। 100 मीटर्स उसकी लेंथ है, ठीक है। 100 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन जो है वो पास करती है एक ब्रिज से एट द रेट ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स। ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज? अब एक ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और उसको 25 सेकंड लगे हैं जाने में ब्रिज के ऊपर से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ क्या होगी ब्रिज की। तो सिंपली अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ अगर मैं जाऊं, ठीक है। अब यहाँ पर एक गौर करने की बात है, अगेन जब मैंने आपको कहा था कि हमने सेम यूनिट्स जो है वो जो है ना मेक श्योर करने हैं किसी भी सोल्यूशन में। यहाँ पे जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, ठीक है। जब स्पीड गिवन है किलोमीटर पर आवर में गिवन है, पर जो टाइम जो टेकिन है वो सेकंड्स में गिवन है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है, कि आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आ, अभी आगे अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाऊं, ठीक है। एक तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर जो है ना वो सोल्व की है, जो कि डायरेक्ट एक मेथड है, और फिर मैं इस जो दूसरी इसकी एक्सप्लेनेशन है वहां पर भी आऊंगा कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, एक फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। सो 1 घंटे में अगर 3600 सेकेंड्स होते हैं तो 25 सेकेंड्स में कितने घंटे होंगे? आप क्या करेंगे, 25 को डिवाइड कर देंगे 3600 से, 3600 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक फिगर ये आएगा, ठीक है, 0.00694। अब सिंपली जो जितने घंटे टेक हुए हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो घंटों में है, तो आपने 75 को मल्टीप्लाई कर देना है इस नंबर से। 0.0039 आवर जो है उसको लगे हैं ट्रेन को ट्रेवल करने में। तो आपके पास एक लेंथ आ जाएगी 0.5 किलोमीटर की, ठीक है, क्योंकि लेंथ वो किलोमीटर में गिवन है। हमें जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर में आपके पास जो आंसर आएगा, तो जो कि वो बनता है 500 मीटर। ठीक है। अब 500 मीटर यानी ट्रेन ने ट्रेवल किया है, ठीक है। ट्रेन ने 500 मीटर ट्रेवल किया है, बट ट्रेन की खुद की लेंथ क्या है, 100 मीटर है। तो आप सिंपली लेंथ ऑफ ट्रेन भी 500 मीटर से माइनस करेंगे, और लेंथ ऑफ ब्रिज जो है आपको वो 400 मीटर मिल जाएगी। अब इसका एक और तरीका ये है कि कभी भी अगर आप देखें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इन 25 सेकंड्स एट 72 किलोमीटर पर आवर, अगर आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड गिवन है, ठीक है, और टाइम आपको सेकंड्स में गिवन है, तो आप सिंपली एक फैक्टर लेंगे 5/18 का, जो कि मतलब 72 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से और मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। ठीक है, ये आप याद रखें। तो आपको डायरेक्ट जो आंसर मिलेगा वो मीटर्स में मिलेगा, आपको कोई इस तरह की जो मैंने कन्वर्जन की है उसकी जरूरत नहीं है। आपको आंसर जो है वो लेंथ मीटर्स में मिल जाएगी। ठीक है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर लेंथ स्पीड जो है वो 72 किलोमीटर पर आवर पर गिवन है, और जो टाइम टेकिन है वो सेकेंड्स में गिवन हो, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड को और टाइम को, और साथ में 5/18 के फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर जो है वो जो आंसर होगा वो मीटर में मिल जाएगी, जो लेंथ होगी ट्रेवल मतलब डिस्टेंस कवर्ड की। ठीक है। अब अगेन जो इसमें एडिशनल चीज है वो लेंथ ऑफ द ट्रेन है। 500 मीटर तो हमें मिल गया कि डिस्टेंस इतना कवर हुआ है। अगर आपसे सिर्फ डिस्टेंस कवर का पूछा जाए तो आप 500 मीटर बताएंगे, बट एडिशनल चीज उसमें क्या दी हुई है कि लेंथ ऑफ ट्रेन भी 100 मीटर है, और लेंथ ऑफ ब्रिज बताओ। उसने हमसे ये नहीं पूछा कि डिस्टेंस कवर्ड बताओ। तो ये दो एमसीक्यू अलग अलग है, डिस्टेंस कवर्ड एंड लेंथ ऑफ द ब्रिज, ये अलग अलग है। सो 500 टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 500 मीटर, तो 100 मीटर हम माइनस कर देंगे लेंथ ऑफ जो है ट्रेन। सो 400 मीटर जो हमारा आंसर है। सर हम मिनट्स पर सेकंड भी कर सकते हैं, बिल्कुल विजय कर सकते हैं, मिनट्स पर सेकंड आप कर सकते हैं। बट ये है कि कुछ चीजें जो प्रूवन है, जो ये मैंने आपको फार्मूला बताया, आप इससे जाएं तो बेहतर रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस क्वेश्चन में किसी का कोई सवाल है? एनीवन एल्स हु हैज एनी क्यूरी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन? 72 किलोमीटर पर आवर समझ नहीं आता। 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर ट्रेन 1 घंटा चलेगी तो वो 72 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, किलोमीटर आवर का मतलब यही होता है कि
इतने टाइम पे इतने किलोमीटर कवर होंगे, ठीक है। एनीवन एल्स, किसी का कोई सवाल? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? शुड बी मूव फॉरवर्ड? ओके। ओके नवीद। एनीवन एल्स जिसको ये सवाल समझ नहीं आया हो, अगर क्लियर है तो काइंडली यस का मैसेज करें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये सवाल देखें, ये एज से रिलेटेड है और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम सारी कॉन्सेप्चुअल होती हैं। ये तो आप किसमें कोई ऐसा रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपको वो याद हो तो आप हर वर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस से आती है, इसी वजह से मैं आपके साथ डेली बेसिस पे जो है ना, आप प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम के डॉक्यूमेंट्स भी शेयर करूंगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको जो है वो कि इसमें जो है कमांड हासिल होगी वर्ड प्रॉब्लम पे। अब कह रहा है स्टेटमेंट में, जो क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली इज 21 ईयर्स। ठीक है, एवरेज एज है एक 5 मेंबर्स की फैमिली है, उसकी 21 ईयर्स एवरेज एज है। अब कह रहा है, इफ द एज ऑफ द ग्रैंड फादर बी इंक्लूडेड, अगर हम उसमें उसी फैमिली के ग्रैंड फादर की एज इंक्लूड कर दें, मतलब 6th मेंबर ऑफ ग्रैंड फादर यहाँ पर होंगे, द एवरेज एज इज इंक्रीज बाय 9 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज एज जो है वो 9 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी। द एज ऑफ ग्रैंड फादर इज, तो अब ग्रैंड फादर की जो एज है वो क्या होगी? ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। हाँ, बी अलीजा ने आंसर दिया है, बी 75 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट इसको थोड़ा अब हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर 6 मेंबर हो रहे हैं, पहले 5 मेंबर्स पे 21 जो है वो एवरेज एज है। अगर 6 मेंबर हो रहे हैं तो एवरेज एज मतलब 9 से इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स 30 हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स कि एवरेज एज हमारी 30 हो जाएगी। अब 30 एवरेज एज है, अगर आपको हर मेंबर्स की टोटल एज मालूम करनी है तो आप जितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फैमिली मेंबर्स की जो सबकी जो टोटल कंक्लूसिव एज है वो आ जाएगी। इसी तरह जब वो 5 मेंबर्स हैं, तब उनकी एवरेज एज 21 है, तो हम 5 इंटू 21 करेंगे तो आपके पास एक कंक्लूसिव एज 5 मेंबर्स की भी आ जाएगी और 6 मेंबर्स की भी आ जाएगी। तो 6 मेंबर्स की एज में से अगर आप, क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं ग्रैंडफादर की एज का, तो 5 मेंबर्स की एज को अगर हम माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली 75 ईयर्स आपके पास आंसर आएगा। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। किसी का कोई सवाल, किसी को कोई कंफ्यूजन इस सवाल में? समझ आया सबको? तला कह रहे हैं नो, क्वेश्चन में सवाल नहीं है या आपको ये समझ नहीं आया? ओके हो गया, ओके ओके। अच्छा, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था कि कल जो मैंने पीडीएफ डॉक्यूमेंट शेयर किया था वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो कि लीनियर एक सिंपल इक्वेशन से था, उसमें किसी को कोई डिफिकल्टी आई है? आपने प्रैक्टिस की है उस डॉक्यूमेंट की? अगर उसमें कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताएं, तो मैं जो है वो वाली स्लाइड अपना ओपन करूं और आपसे डिस्कस कर सकूं वो क्वेश्चन। मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं अगर किसी को कोई डिफिकल्टी आई है उसमें। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। होपफुली टुमारो जो है हम अगेन किसी और टॉपिक के साथ या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स की जो है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर लेक्चर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर नए क्वेश्चंस के साथ। अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें क्वेश्चंस की, क्योंकि टाइम बहुत कम है। आई होप कि 15 अक्टूबर को आपका टेस्ट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।